देखिए थर्ड यूनिट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्ले एक्टिविटीज फॉर डेवलपिंग कम्युनिकेशन, लैंग्वेज स्किल्स, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमने कल डिस्कस किया था, है ना। और जब हम लैंग्वेज स्किल्स की बात करते हैं इसमें स्पेसिफिकली और डिटेल में आज एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे जो हमने कल डिस्कस किया था, और इन डिटेल पर एक्टिविटी वाइज। फॉर एग्जांपल जब हमने डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन या भाषा की विकास करें की बात करें, लैंग्वेज स्किल्स डेवलपमेंट की बात करें अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में, तो लिसनिंग हमने बोला था, लिसनिंग एक कला है, सुनने की कला। यानी बच्चों को हमें सिर्फ बोलना नहीं, जो सामने वाला कह रहा है उसको सुनना, ये सिखाना जो है वो भी जरूरी होता है। तो जो हम स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में करते हैं कि हम स्टोरी टेल कर रहे हैं तो बच्चा सुन रहा है, और फिर स्टोरी से छोटे छोटे सवाल पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो बच्चे ने ध्यान पूर्वक सुना, अटेंशन स्पैन के साथ सुना कि नहीं, हमें ये पता चलता है। तो लिसनिंग स्किल्स बच्चों की बढ़ानी होती है। स्पीकिंग, कन्वर्सेशन, छोटे छोटे टॉपिक्स पे हमने डिस्कस किया था कि उन्हें बोलने के लिए हम मोटिवेट कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग एक्टिविटीज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें कन्वर्सेशन, अलग अलग मुद्दों पे बातचीत करना बच्चों से ताकि उनकी वोकैबुलरी बढ़े और वो बोलना सीखे। प्री रीडिंग प्री राइटिंग स्किल्स क्या होती हैं, यानी पढ़ने और लिखने के पहले की एक्टिविटीज, यानी अक्षर जानने और लिखने से पहले बच्चा लाइन खींचना सीखता है, सीधी लाइन, टेढ़ी लाइन, स्लांटिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। तो या कलरिंग, जो उसका ग्रिप है वो क्रेयॉन्स पे अच्छे से हो। तो इस तरह की एक्टिविटीज कराना जिसके लिए वो राइटिंग के लिए पहले प्रिपेयर हो। उसी तरह से रीडिंग करने से पहले जो है हम चित्रों का या पिक्चर्स का प्रयोग करके जो भी चीजें हैं, वस्तुएं, उनको आइडेंटिफाई कराते हैं, रिपीटिशन कराते हैं, राइम्स ओरली बच्चे को सिखाते हैं। तो प्री रीडिंग की बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, प्री राइटिंग स्किल्स बहुत सारी होती हैं जो एक्टिविटी फॉर्म में हम बच्चों को हेल्प कराते हैं, लर्न कराते हैं। उसमें सॉन्ग्स और राइम्स का जो रोल है, स्टोरी टेलिंग का, रिडल्स का, ये सब हमने कल डिस्कस किया था और आज इसी को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे। इट इज अ गुड डॉक्यूमेंट, और मोस्टली ऑल जितनी भी हम लैंग्वेज से रिलेटेड एक्टिविटीज बच्चों के साथ कर सकते हैं और जो हेल्प करती हैं प्री रीडिंग और प्री राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत, वो सारी इसमें कवर्ड है। तो इसके थ्रू आप लोग जो है इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज उसी को हम लोग एक बार फिर से इन डिटेल डिस्कस कर ले रहे हैं आपके साथ। देखिए सबसे पहले कन्वर्सिंग विद चिल्ड्रन। जब हम भाषा के विकास की बात करते हैं, लैंग्वेज स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप करने की बात करते हैं, तो कन्वर्सिंग यानी बातचीत करना बच्चों से, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है, जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है 0 से 6 इयर्स, हमको लगता है वो क्या समझेंगे या क्या आवश्यकता है, पर ऐसा नहीं है। हमारा डेली का जो कन्वर्सेशन है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है ना। ये लाइन हम अक्सर सुनते हैं कि क्वांटिटी ऑफ टाइम की जगह क्वालिटी ऑफ टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों के साथ। देखिए इस भागते युग में, भाग दौड़ के युग में, मॉडर्न युग में हम सब के पास समय बहुत कम रहता है ना। तो उस कम समय को भी हम कितना क्वालिटेटिव बना सकते हैं, कितना क्वालिटी से पूर्ण बना सकते हैं, वो निर्भर करता है हमारे एक्टिविटीज और हमारे इंटरेक्शन से बच्चों के साथ। तो जो 0 से 6 इयर्स की जो अवस्था है, अर्ली चाइल्डहुड की अवस्था है, इसमें बच्चों से विभिन्न टॉपिक्स के बारे में, इश्यूज के बारे में बातचीत करना, तो वो कन्वर्जिंग एक बहुत अच्छा जरिया है जिसके जिसके तहत हम एक तरह से प्री रीडिंग स्किल की तरह उसको प्रयोग कर सकते हैं और बच्चों की वोकैबुलरी और भाषा में विकास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया था, बहुत छोटा बच्चा है, वो कह रहा है कार, तो हम बोलते हैं अरे ये कार तो बहुत बड़ी है, बहुत छोटी है, रेड कलर की है, ब्लू कलर की है। तो उसकी जो विशेषताएं हैं कार की, वो हम एड ऑन करना शुरू करते हैं उसके साथ। तो बच्चा भी हमें देखकर इमिटेट करता है, रिपीट करता है, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसको ऑब्जर्वेशन में आ रही है वो बोलने की कोशिश करता है। तो कन्वर्सेशन भले छोटा सा कोई टॉपिक हो, कोई आसपास की वस्तु हो, चीज हो, पर उस पर धीरे धीरे कन्वर्सेशन बच्चे के साथ करना, वो बहुत एक आवश्यक एक्टिविटी है जो पेरेंट्स और चाइल्ड केयर गिवर्स कर सकते हैं। तो आप लोग को जब मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि हमेशा कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट्स बनाते चला करिए। जैसे हम लैंग्वेज स्किल्स डिस्कस कर रहे हैं, तो आप पहला हेडिंग डाल दीजिए कन्वर्सेशन, ठीक है। कन्वर्सेशन हेडिंग डाल के उसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी जो हम डिस्कस करेंगे उसकी हेडिंग डालकर उसमें कुछ लिख लीजिए। तो ये सेल्फ स्टडी, सेल्फ नोट्स आप साथ साथ प्रिपेयर करते चलिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं कन्वर्सिंग विद चिल्ड्रन।
Let us begin our discussion on what we can do to develop language abilities in preschoolers by identifying a common problem that comes in the way of language development of children. Caregivers are often too busy to listen to children. They are involved in other activities and accept children to be on their own. The response to many of the questions asked by children is quite, I am busy right now, don't disturb me, go and play. Someone is visiting, don't talk. तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो ये प्री स्कूलर्स बच्चे होते हैं, जो 6 साल तक की अवस्था के बच्चे हैं, ये अक्सर हमसे सवाल पूछते हैं या बातचीत करने की कोशिश करने के लिए हमें अप्रोच करते हैं। पर हमारी जो अभी लाइफस्टाइल है, हम लोग इतने बिजी रहते हैं कि लगता है कि ये तो इतना छोटा है, अपने से खेल ले बच्चा, खिलौने दे देंगे या कह देंगे हमें डिस्टर्ब नहीं करो, अभी हम बिजी हैं, अभी हम ये काम कर रहे हैं। हम उससे बच्चे से कन्वर्सेशन स्टैब्लिश नहीं करते नहीं, उसके लिए हम समय नहीं निकालते, उसे महत्वपूर्ण नहीं समझते, जबकि कन्वर्सेशन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने में। The child who is repetitively stubborn and not responded to becomes inhibited with low levels of stimulation and little encouragement to practice speech or language development suffer. तो ऐसे बच्चे जिन्हें प्रायः हम अनदेखा करते हैं, उन्हें हम रिस्पॉन्स नहीं देते, वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे हेजिटेट करने लगते हैं बोलने में, है ना। हम देखिए क्लास में ऑब्जर्वेशन है, कुछ बच्चों से हम अभी पढ़ाते वक्त ही जब वापस क्वेश्चंस पूछते हैं या कुछ सवाल पूछते हैं कि आप इंटरैक्ट करें, तो कुछ बच्चे बिना हेजिटेशन के बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं और कुछ कभी नहीं बोलते। तो ये चीज बचपन से डेवलप होती है। अगर उनसे हम कन्वर्सेशन नहीं करेंगे तो वो हिच उनके अंदर रह जाएगी और वो बहुत एनकरेज मोटिवेटेड नहीं होते आगे चलकर बोलने में या कोई चीज अपने विचारों को व्यक्त करने में भाषा के फॉर्म में। Conversely, encouraging the child to talk and responding to her utterance facilitates her language development. So language, as you may recall from other units, has three aspects. भाषा को सिखाने के लिए 3 important देखिए aspects हैं। listening, सबसे पहला काम बच्चा सुने, जब बच्चा सुनेगा तब नए शब्द सीखेगा, vocabulary बढ़ेगी और फिर वो उसको रिपीट करने की कोशिश करेगा। तो लिसनिंग स्किल्स आप उसकी कैसे बढ़ाएंगे, जब आप उससे बातचीत करेंगे, उसको कहानियां सुनाएंगे, उससे किसी चीज के बारे में बताएंगे, तो वो उसको सुनना शुरू करेगा, श्रवण करना शुरू करेगा। तो लिसनिंग स्किल्स पहले उसके अंदर डेवलप करिए और वो कैसे होगा, जब आप उससे बातचीत करेंगे तो आपकी बातों को वो लिसन करेगा। एंड स्पीकिंग, फिर दूसरा उसको प्रोत्साहित करिए, एनकरेज करिए बोलने के लिए। और थर्ड हमारा आता है रीडिंग राइटिंग, और फिर आता है कि हम हाथ से उसे लिखना पढ़ना सिखाएं। Let us see what can be done to develop these language abilities in children. कुछ चीजें हम देखते हैं जो हम कर सकते हैं एक्टिविटीज के फॉर्म में इन बच्चों के अंदर लैंग्वेज स्किल्स और बेहतर करने के लिए। The crux of the matter is to encourage the preschooler to talk. तो सबसे पहला हमारा स्टेप ये हो गया कि उन्हें बातचीत करने के लिए, टॉक करने के लिए प्रोत्साहित करिए, एनकरेज करिए। Let us take a look at the ways in which this can be done. Preschoolers are curious about everything. They want to know the what, how and why of everything. Encourage these questions. सबसे पहला चीज तो हमें जिसके लिए इनिशिएट नहीं करना, ये जो उम्र होती है प्री स्कूलर्स की, इसमें बच्चे खुद ही बड़े क्यूरियस होते हैं, उनको हर चीज जाननी है, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे चलता है, ऐसा होगा तो क्या होगा, इसको वैसे कर देंगे तो क्या होगा। तो वो खुद ही बड़े इंक्विजिटिव होते हैं, हमसे बहुत सारे सवाल करते हैं। तो उन सवालों पे उन्हें डांटना नहीं है, उन्हें चुप नहीं कराना है, उनको एनकरेज करना है। हमें उसका सही जवाब आता है तो हम बताएं, नहीं आता तो हम खुद खोज के पता करके सही आंसर उसको करें। और ऐसे सवाल पूछने के लिए उनको हम और प्रेरित करें कि हाँ अच्छी बात है, चलिए ठीक है। मतलब इस डर से मान लीजिए आप ही को उसका आंसर नहीं पता है, तो उसे डांटने की जगह आप बोलिए अच्छा अभी पता करते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो भी माध्यम है, आप जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है उससे उसका आंसर पूछें, गूगल पर सर्च कर ले, पता लगा ले, फिर उससे बात करिए और उसको हतोत्साहित नहीं करिए, वो सवाल पूछने के लिए और प्रेरित करिए। तो ये पहला काम है कि जो छोटे छोटे सवाल बच्चे क्यूरियोसिटी में पूछते हैं, उसको पूछने के लिए बच्चों को एनकरेज करिए, सपोर्ट करिए। Recapitulating what you have read to the child or have done conversation. कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को मान लीजिए किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, कोई स्टोरी सुना रहे हैं, तो अगले दिन या कुछ घंटों बाद, कुछ समय बाद उनको हम रिकैपिचुलेट कराते हैं, यानी हमने वो डिस्कस किया था ना, वो आपको बताया था, बताइए क्या बताया था। तो बच्चा फिर उसको याद करके फिर से रिपीट करे, उसको हम रिकैपिचुलेटिंग कहते हैं।
तो रिकैप्चुलेशन कराना एक अच्छी हैबिट होती है और हेल्प करती है लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट में। एक एग्जांपल है, राहुल अ 5-year-old was drawing something when his teacher sat down next to him. Their conversation took the following course. एक बच्चा है 5 साल का जो ड्राइंग बना रहा है, कुछ चित्र बना रहा है, और कोई टीचर जो उनके बगल बैठी हुई है उनका देखिए कन्वर्सेशन है। What are you drawing? आप क्या बना रहे हो? A train. I went to Bombay sitting in this train. बच्चा बताता है मैं ट्रेन बना रहा हूँ और इस ट्रेन में बैठकर मैं बॉम्बे गया था। You went to Bombay? What? That is nice. Who went with you? अब टीचर पूछ रही है, अच्छा आप बॉम्बे गए थे, किसके साथ गए थे? मम्मी, पापा एंड अलका। Is Alka your sister? Yes. बच्चा कह रहा है हाँ मेरी बहन है। Is she younger or older to you? वो आपसे बड़ी है कि छोटी है? Older. She studies in class 1. So what did you see in Bombay? बॉम्बे में आपने क्या देखा? I saw sea where there were big ships standing in it. बच्चा बता रहा जो उसका ऑब्जर्वेशन रहा होगा कि वहाँ बड़ी बड़ी शिप्स थी और समुद्र था। Really did you get into any of this ship? और टीचर पूछ रही क्या तुम शिप के अंदर भी गए थे? No, they were too far. बहुत दूर थे, हमने सिर्फ उनको पानी के ऊपर देखा और वो पानी के ऊपर स्विम कर रहे थे। That will be very exciting. तो एक एग्जाम्पल है कन्वर्सेशन का, है ना, सिंपल सा बच्चा ड्राइंग बना रहा था, हो सकता है टीचर उससे कोई बात नहीं करती, कुछ नहीं पूछती, पर एक छोटी सी चीज से डिस्कशन स्टार्ट हुआ और वो कन्वर्सेशन देखिए कहाँ कहाँ तक पहुंच गया। तो ये एक तरीका है, एक एग्जाम्पल है कि कैसे हमें बच्चों से, छोटे बच्चे जो होते हैं उनसे रेगुलर कन्वर्सेशंस करना चाहिए, जो वो रोजमर्रा की चीजें कर रहे हैं उसके बारे में। और ऐसा भी नहीं कि उनको कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक चूज करना है, उनकी फैमिली से रिलेटेड, उनके ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड जो उनके आसपास है, कुछ भी लेकर उनसे हम अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कन्वर्सिंग विद द चाइल्ड एंड रिकैपिचुलेटिंग। अब जैसे बच्चा घूमने गया था तो ये बात पुरानी हो गई, पर वो हम बच्चे को याद दिला रहे हैं कि तुमने वहां क्या देखा था हमें बताओ, तो वो सोच सोच कर बता रहा है, तो ये रिकैपिचुलेशन हो गया। एक जनरल हैबिट है कि जो प्री स्कूलर बच्चे होते हैं उन्हें बात करने में बहुत मजा आता है, एंजॉय करते हैं। तो आप ये एक होमवर्क कर सकते हैं कि जो भी आपके पास प्री स्कूलर कोई बच्चा हो उसके साथ कन्वर्सेशन करिएगा किसी भी टॉपिक पर, तो आप ये इंजॉय करेंगे कि वो आपको ऐसे ही जो भी उसके मन में है, जो उसका ऑब्जर्वेशन है, वो जरूर शेयर करेगा, एक्सप्लेन करेगा और बताएगा। प्ले एक्टिविटीज फॉर फर्दरिंग लैंग्वेज एंड प्री रीडिंग एंड प्री राइटिंग स्किल्स। As you also must have observed when interacting with children, whenever a child learns a new concept, she also learns the label for it. Unless the child understands the concept represented by a word, the word will be meaningless to her. For instance, word like mountain, river and snow will mean nothing to a child who has never seen these, not even in a picture. दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम ये कह रहे हैं कि बच्चों में प्राय ये देखा जाता है कि हम उन्हें जो भी शब्द सिखाते हैं, मान लीजिए कोई नया शब्द उन्हें हम बता रहे हैं, तो उस शब्द के लिए उनके लिए तब तक अर्थ नहीं होता जब तक उसको वो देखे ना। ठीक है, जब वो उसको देखते हैं तो उसकी एक इमेज, एक स्कीमा अपने माइंड में बनाते हैं और फिर उससे उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए हम उन्हें सिखा रहे हैं बादल, क्लाउड, चिड़िया, पहाड़, पेड़, तो जब तक वो उन्हें हम दिखाएंगे नहीं, उनके माइंड में उसका इमेज, उसकी पिक्चर नहीं बनेगी, वो उसको समझेंगे नहीं। तो ये बहुत जरूरी है, इसीलिए हम पिक्चर्स का बड़ा प्रयोग करते हैं जब भी बच्चों को हम रीडिंग कराते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, तो इसीलिए देखते हैं कि बड़ों और बच्चों के लिटरेचर में बेसिक क्या फर्क होता है, क्योंकि किताबों में बहुत सारी चित्र बने होते हैं, पिक्चर्स बने होते हैं, है ना, तो उसको वो इंजॉय करते हैं। तो इस बात का ख्याल हमें रखना चाहिए कि हम जो भी चीज उन्हें बताते हैं, जो भी शब्द बताते हैं, उसे अगर हम उन्हें दिखा भी दें तो उसे वो ज्यादा बेहतर याद रखेंगे और उनके माइंड में जो है वो चीज ज्यादा रिटेन करेगी, रहेगी। It is obvious that the play activities for children that who have read about in the previous units of this blog, play activities for developing cognitive abilities and some concepts, exploring the environment, for instance, will facilitate their language development as well. For example, the many activities where children explore some aspect of the environment offer opportunities to foster their language development. दूसरी चीज जो अभी हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे कि बहुत सारी जो प्ले एक्टिविटीज हैं जो कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करती हैं, जैसे हम काउंटिंग सिखा रहे हैं,
किसी चीज को ऑर्डर में रखना सिखा रहा है या जो भी। तो जनरली जो साइंस की चीजें होती हैं वो बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, डिस्कवर करते हैं, है ना, छूकर अपने सेंस ऑर्गन से उसको ऑब्जर्व करके समझने जानने की कोशिश करते हैं। तो ये सब जितनी भी एक्टिविटीज हैं इसको हम लैंग्वेज डेवलपमेंट से ऑटोमेटिकली जोड़ सकते हैं कि बच्चा कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है या एक्सीडेंटली कोई चीज डिस्कवर कर रहा है, तो उसी डिस्कवरी के बारे में उससे हम बात कर सकते हैं, उससे हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा, बच्चा उसके बारे में डिस्कस करेगा, बताएगा, बोलेगा। इसके बाद जो है एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ लेते हैं तो और अच्छे से हमें वो चीज समझ में आएगी। ड्रॉ द चाइल्ड्स अटेंशन टू वेरियस थिंग्स अराउंड हर एंड आस्क हर क्वेश्चंस अबाउट देम। एग्जाम्पल है जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं, हमारे आसपास वातावरण में ही बहुत सारी चीजें होती है। मान लीजिए चिड़िया का जो है आसमान में उड़ रही है, तो तुमने चिड़िया देखी, चिड़िया क्या खाती है, चिड़िया कैसे उड़ती है, चिड़िया कहाँ उड़ती है, चिड़िया कहाँ रहती है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू कैन डिस्कस विद अराउंड दैट। ठीक है, पेड़ पौधे हैं कितने तरह के, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, तो उनके बारे में जो बच्चे का ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में बातचीत हम उनसे कर सकते हैं। तो जिन भी चीजों से बच्चे फैमिलियर हैं, कन्वर्सेशन के लिए अनलिमिटेड टॉपिक्स हैं जो हम डेली बच्चे के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, और उसकी जो लिसनिंग स्किल्स हैं और जो बोलने की स्किल है, टॉकिंग की जो स्किल है वो और इम्प्रूव करेगी, अच्छी होगी। रेडीनेस फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, देखिए ये बहुत जरूरी होता है। हम बच्चे को पढ़ाने और लिखाने से पहले ये बहुत सुनिश्चित कर लें कि वो उसके लिए तैयार है। वो तैयारी कैसी होती है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए राइटिंग है, तो पेंसिल या क्रेयॉन की ग्रिप है, बच्चा पकड़ पा रहा है, उसके फाइन मसल्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि पेंसिल पे होल्ड आ जाए। लिखने से पहले उसको लाइन, स्लांटिंग लाइन बनाना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बनाना आ जाए। कोई चित्र हम कॉपी करने के लिए कह रहे हैं तो उसको उतारने की क्षमता उसके अंदर आ जाए, तब उसको हम शब्द सिखाना या लिखाना शुरू करते हैं। तो जो लिखने और पढ़ने के पहले की तैयारी है, वो स्टेप हमने कर लिया है कि नहीं, ये सुनिश्चित करना हमारा एक इम्पोर्टेंट जो है रोल रहता है। In fact, learning to read and write, like other complex learning tasks, is almost always prescribed by activities that do not appear directly relevant, but without which the desired learning does not take place. For example, reading and writing require a well-integrated neurological structure that in turn is supported by physical activity. So we could say quite realistically that lots of physical activity during early childhood helps children to write and read by fostering their neurological development and development of sensory motor skills. जो चीज हमें बड़ी सिंपल लगती है, इतनी सिंपल है नहीं। लिखने और पढ़ने के लिए हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट रोल उसमें प्ले करता है। तो हमारे हाथ और आंख का कोऑर्डिनेशन आपस में हो, हमारी जो सेंसरी मोटर स्किल्स हैं, यानी किसी चीज को देखने की, सुनने की, समझने की, फील करने की क्षमता, और प्लस हमारे हाथ पैर का मूवमेंट, ये आपस में कोऑर्डिनेशन इसमें होना चाहिए, तब हम रीडिंग राइटिंग कर पाते हैं। तो readiness for reading and writing depends on merging several different aspects of growth and experience, such as basic neurological development, cognitive development and language development. तो लिखने और पढ़ने के लिए ये सारे डेवलपमेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट अच्छा हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, और भाषा का विकास हो, तब हम लिखने और पढ़ने की स्थिति में आते हैं। In addition, aspects like motivation, feelings, and self-significant others, our ability to meet a challenge are also important. और इसके साथ साथ आत्मविश्वास हो, जो बच्चे के अंदर मोटिवेशन की भावना हो, लिखने पढ़ने की इच्छा हो, तो ये सारी भी चीजें बड़े बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। Even young children have feelings that they bring to their challenge are also important to their learning. For example, if they are afraid of falling, they may not try. If they are overly anxious to succeed, they may succeed at a level of tension that may harm them. A certain level of socio-emotional maturity is necessary for learning to read and write. According to researcher, integration of physical, motor, cognitive, language, and socio-emotional capacities required for reading is mostly likely to be achieved by most children by the age of 7.
So you would realize that bringing the pressure onto the children early is likely to be more harmful than beneficial, particularly since there is ample evidence to show that the age by 8 to 10 years, such early gains in reading and writing no longer matter, even those who begin later catch up. तो ये पाया गया है कि 7 साल की जो अवस्था है उसके बाद ही बच्चे के अंदर इतना हम कह सकते हैं न्यूरोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेशन हो जाता है कि वो रीडिंग कर पाए। तो 8 से 10 साल की अवस्था में हम ये पाते हैं कि तब अगर हम रीडिंग राइटिंग जो है वो कराएं तो बच्चा जो है इजीली उसको कर लेता है। उसके पहले हमें सिर्फ वो एक्टिविटीज करानी है जो उसके लिए उसको तैयार कर रही है, प्रिपेयर कर रही है, ना कि उसे हम किताब पकड़ कर डांटने और फोर्स करने लगे कि वो रीडिंग करने लगे 5 साल का 6 साल का बच्चा। तो ये ध्यान रखना है कि रीडिंग राइटिंग के पहले वो जो रेडीनेस वाला पीरियड है वो हम अच्छे से उसमें एक्टिविटीज करा के उसको पहले उसके लिए रेडी कराएं। प्री स्कूल इज अ टाइम फॉर सपोर्टिव हेल्प टुवर्ड्स फोस्टरिंग द लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्री स्कूल ईयर्स होते हैं ये एक तरह से सपोर्टिंग ईयर्स होते हैं जिसमें हम ये सारी जो स्किल्स हैं, सेंसरी मोटर, परसेप्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और फिजिकल स्किल्स, पेन होल्ड करने की, पकड़ने की, तो वो सब डेवलप कराते हैं और उस पर फोकस हमारा ज्यादा रहता है। And how various aspects of the development of the child may be fostered in something we have been discussing in several in other units. Let us take a few examples that illustrates how some of the common preschool activities promote readiness of reading and writing. तो अब ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो हमारी रेडीनेस में आती हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। एक्टिविटीज लाइक रनिंग, जंपिंग, क्रीपिंग, पेंटिंग, पेस्टिंग, ये सारी एक्टिविटीज हैं जो प्री राइटिंग और रीडिंग के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, बच्चा कूद रहा है, जंप कर रहा है, क्रॉल कर रहा है, क्रीप कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, कोई चीज पेस्ट कर रहा है, ब्लॉक्स को बना रहा है, उसकी फाइन मसल स्ट्रांग हो रही है। प्लेइंग विद पजल्स, मैनिपुलेटिंग मटेरियल। मैनिपुलेटिंग क्या होता है? जो वस्तुएं हैं, सामान है, उसको जो है जब बच्चा ट्रायल एरर से सीखता है, किसी के अंदर किसी चीज को फिट करने की कोशिश करता है, बाहर निकालता है, तो उसको अपने हिसाब से ट्रायल एंड एरर करके एडजस्ट करने की कोशिश करता है, तो उसको हम मैनिपुलेशन कहते हैं। Among many others, help in the growth of left hand right understanding, perceptual skills, eye hand coordination, manipulative skills, and ability to see relationship between part and wholes, all required is reading and writing. और इसके साथ साथ जो बच्चा है लेफ्ट हैंड, कुछ बच्चे लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, कुछ राइट से लिखते हैं, तो उस पे जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है राइट और लेफ्ट हैंड की, उनकी जो परसेप्चुअल स्किल्स, समझने की जो क्षमता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन हमने कहा क्योंकि आंख से देखेगा, हाथ से लिखेगा, तो आपस में जो सामंजस्य है वो स्टैब्लिश करना। तो ये सब एक्टिविटीज, कोई भी मान लीजिए चीज है तो उसका पूरा भाग क्या है, उसका हिस्सा क्या है, पार्ट और होल के कॉन्सेप्ट को समझ पाना, ये सब एक हम कह सकते हैं प्री जो रीडिंग और राइटिंग एक्टिविटीज का हिस्सा है, पार्ट है। Music and movement activities, language, games, and opportunities to freely use paints, crayons, pencils play an obvious part in promoting readiness for reading and writing. तो हम क्रेयॉन से जो पेंटिंग, कलरिंग कराते हैं या क्राफ्ट एक्टिविटीज कराते हैं या म्यूजिक से जो हम बच्चों को राइम्स सिखाते हैं, रिडल्स सिखाते हैं, तो ये सब प्री रीडिंग और राइटिंग के अंतर्गत, एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है। राइम्स, डिस्कशन, प्लानिंग सेशन, स्टोरी टेलिंग, ड्रामेटाइजेशन, ये सब हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चों को हम स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, कोई ड्रामा रोल प्ले करा सकते हैं, और डिस्कशंस कर सकते हैं, सेशंस प्लान कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, कन्वर्सेशन हम पहले डिस्कस ही कर चुके हैं छोटे छोटे टॉपिक पे। तो ये सब हमारा जो है प्री रीडिंग, प्री राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत आएगा। Reading and writing are an essential aspect of language. Preschoolers need to be exposed to learning experiences that will prepare them for reading and writing. And so, let us now come to some specific pre-writing and pre-reading skills and think of activities to foster them. तो ये सुनिश्चित हो गया कि राइटिंग और रीडिंग के पहले की जो एक्टिविटीज हैं वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है और उसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और उसको करते रहना चाहिए। अब देखिए कुछ एक्टिविटीज हैं जो हम बच्चों के साथ कर सकते हैं फॉर ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन। ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है?
जो अलग अलग आवाजें हैं, साउंड है, उसमें अंतर करना, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की हम म्यूजिक बच्चों को सुनाते हैं, अलग अलग तरह की आवाजें। मान लीजिए हम एक एक्टिविटी के थ्रू कि कौन सा जानवर कैसी आवाज निकालता है ना, एक सिंपल सी एक्सरसाइज है जो बच्चों को बहुत कराई जाती है कि जो डॉग है वो भौं भौं करता है, कैट मियाऊ करती है, अलग अलग साउंड से उनको हम परिचित कराते हैं। तो वो एक्टिविटीज जो ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन यानी आवाजों में जो भिन्नता होती है, अंतर होती है, उसको बच्चा रिकॉग्नाइज कर पाए, इससे रिलेटेड एक्टिविटीज हम बच्चों को करा सकते हैं। So these activities have to do with identifying difference between sounds. These give opportunities to children to pay attention to sound and to discriminate between them. तो इससे बच्चे के अंदर ये क्षमता आती है कि वो अलग अलग आवाजों के बीच में अंतर जान पाता है, समझ पाता है, इंटरप्रेट कर पाता है। We can do this when exploring the environment with the children. In addition, we can structure activities to help child learn to observe differences between different sounds. और ये एक्टिविटीज कैसी होती है, कुछ तो नेचुरल होती है, जो बच्चा सुनता है अपने आसपास उसी से पता लगाता है, और कुछ एक्टिविटीज को हम प्लान कर सकते हैं, जैसे गिव चिल्ड्रन टॉयज एंड प्ले मटेरियल दैट मेक सम साउंड व्हेन प्लेड विद। एज चिल्ड्रन बिकम फैमिलियर विद देयर साउंड्स, place some of these objects, for example a rattle, a bell, gun, rule, ankles and a spoon on the floor under a piece of cloth. Put your hand under the cloth and make sound with one of them, asking children to identify it. तो इस एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ खिलौने, कुछ मटेरियल ले लिया जिसकी आवाजों से बच्चों को हम फैमिलियर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई खिलौना है, उसको बजाने पर उसमें एक पर्टिकुलर म्यूजिक या साउंड निकल रही है, तो हम बच्चे के साथ रोज उसको बजाते हैं और सुनाते हैं। ऐसे ही रैटल यानी झुंझुना, झुंझुने की आवाज बच्चे को सुनाते हैं। बेल घंटी की आवाज सुनाते हैं। घुंघरू या पायल की आवाज सुनाते हैं। चम्मच को अगर हम ऐसे फ्लोर पे जो है फ्रिक्शन से करते हैं या मारते हैं तो जो आवाज आती है वो सुनाते हैं। और कई दिन तक जब ये आवाजें बच्चा सुन सुन के आदी हो जाता है, उसे याद हो जाता है कि कौन सी चीज कैसी आवाज कर रही है, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम एक कपड़े से ढक देते हैं इन चीजों को, और कपड़े के नीचे हम कभी झुंझुने की आवाज निकालते हैं, कभी घंटी की निकालते हैं, कभी स्पून की निकालते हैं, और बच्चे से पूछते हैं बताओ अगर ये हमने आवाज सुनाई, ये आवाज किसकी थी, तो बच्चा बताता है कि ये झुंझुने की थी या बेल की थी, या वो पहचानने की कोशिश करता है। तो हम ये देख सकते हैं बच्चा सही पहचान रहा है कि नहीं। सिंपल सी एक्टिविटीज है, उसके लिए गेम है, वो खुशी खुशी खेलेगा, पर उसको हम एक तरह से आवाजों में जो डिफरेंस है वो सिखा रहे हैं, वो लर्न करा रहे हैं। One child from behind a sheet makes a sound like stamping, clapping, yawning, coughing and so on. तो स्टैम्पिंग यानी हमारे जो दोनों पैर से हम जंप करते हैं, आवाज करते हैं चलने की। क्लैपिंग हाथों की आवाज। यॉर्निंग यानी हम जमाई ले रहे हैं। कॉफिंग यानी हम खांस रहे हैं। ये सारी आवाजें जो है बच्चे करके दूसरे बच्चों से हम पूछ सकते हैं, एक क्लॉथ पर्दा लगा के कि बच्चा किस तरह की आवाज निकाल रहा है, बताओ क्या है। तो देख के ना, बल्कि आवाज सुन के बच्चा डिफ्रेंशिएट कर पाएगा उन आवाजों को। डिवाइड चिल्ड्रन इनटू टू ग्रुप्स। One group hides behind a sheet and one of the children in that group says something. For instance, a line from a nursery rhyme. Ask the other group to identify the voice. That is who the child is. देखिए ये भी बहुत स्वीट सी एक्टिविटी है। हमने बच्चों का दो ग्रुप बना दिया, ठीक है। देखिए हम सब जब आपस में साथ पढ़ते हैं तो एक दूसरे की आवाज पहचानने लगते हैं, है ना। तो ये एक्टिविटी हम कर सकते हैं। हमने दो ग्रुप बना दिया, एक पर्दा लगा दिया, और एक ग्रुप में से एक बच्चे को बोला कोई पोयम सुनाओ या कुछ भी बात बोलो, वो बच्चा वो लाइंस बोल रहा है। दूसरे ग्रुप को हमने कहा कि इस बच्चे पहचानो कौन सा बच्चा बोल रहा है। तो बच्चे आवाज के द्वारा ये पहचानते हैं कि किस पर्सन ने अभी बोला। तो ये भी एक एक्टिविटी है जिससे आवाजों में जो अंतर है वो बच्चे पहचानते हैं। Let children pull toy animals or pictures of animals out of a box. ये हमने अभी डिस्कस ही किया था कि मान लीजिए एक बॉक्स है, उसमें अलग अलग एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स की पिक्चर निकालनी है, फिर उनकी आवाज निकालनी है कि वो बच्चा वो एनिमल कैसे साउंड जो है वो करता है। Ask children to close their eyes and describe and identify the sounds they hear. हम बच्चों की आंख बंद कर सकते हैं और जो पैरेलली म्यूजिक सिस्टम है उस पे आवाजें अलग अलग जो है वो उसको सुना सकते हैं, जैसे कि डोर पे नॉक हो रहा है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, पानी गिर रहा है टैप से। इस तरह की अलग अलग आवाजें, और पूछ सकते हैं बच्चे से कि बताओ अभी आवाज किस चीज की है। तो ये गेम है और बच्चे इंजॉय करेंगे, और इससे इनके अंदर जो ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेट को डिस्टिंग्विश करने की जो क्षमता है वो भी पता चलेगी, डेवलप होगी। It is also useful to have activities that familiarize children with similar word endings.
फिर बहुत सारे वर्ड्स ये एक्टिविटी क्लासेस में कराई भी जाती है कि जो एक जैसा साउंड करते हैं वर्ड, जैसे लॉग, डॉग, कॉग, बॉग, फॉग। तो हमने उनको बोला आप बैट से राइमिंग वर्ड बताओ, तो बच्चा बताता है बैट, कैट, सैट, बैट। ठीक है, तो ये एक्टिविटी अक्सर हम शब्दों से बच्चों को खिलवाते हैं कि हमने एक शब्द दे दिया, उसके उससे जो आवाज में सिमिलर वर्ड हो, जो उसके जैसा राइम करता हो, साउंड करता हो, वो हमें बताइए, ऐसे 4 वर्ड्स। तो बच्चे फिर वो खोजते हैं, सोचते हैं और बताते हैं। तो ये सब गेम्स हैं जो बच्चे को क्या सिखाएंगे, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ऑडिटरी यानी सुनने, जो आवाजें हैं उसमें डिस्क्रिमिनेट करना बच्चे को सिखाते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज उससे रिलेटेड थी। सॉन्ग एंड राइम्स, ठीक है, ये दूसरा मेथड है हमारा जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चे जो हैं वो रेपिटिशन और सॉन्ग्स को, गाना, म्यूजिक को बहुत इंजॉय करते हैं। तो जो हमारी बच्चों की एज अप्रोप्रिएट राइम्स आती हैं, सॉन्ग्स आते हैं, वो हम उन्हें सुनाएं। हाँ, एक चीज का ध्यान हम जरूर रख सकते हैं, देखिए बार बार हमने जो पेपर है विमेन स्टडीज का और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का पढ़ा है, तो जो ये बच्चों का जो फेज है अर्ली चाइल्डहुड, इसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो इंट्रोड्यूस करते हैं वो लाइफ लॉन्ग बच्चों के मन में रह जाते हैं। तो जो हमारी पोएम्स होनी चाहिए, जो हमारी रिडल्स होनी चाहिए, वो जेंडर सेंसिटिव होनी चाहिए। उन पोएम्स में, उन सॉन्ग्स में हम जो जेंडर इक्वालिटी के एस्पेक्ट्स हैं उसको हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और वो हमें जरूर सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो हम सिखा रहे हैं उसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या हमें जो स्टीरियोटिपिकल रोल्स हैं जेंडर के वो ना दिखें। जैसे कि पहले की कुछ पोएम्स हैं, अगर आप लोग भी अपने बचपन में सुनी होंगी, तो फॉर एग्जाम्पल मम्मी जी की बिंदी गोल, पापा जी का पैसा गोल। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सी पोयम है और बहुत खुश होकर बच्चे लर्न करते थे और सिखाई जाती थी, पर हम बच्चों के मन में पहले से ये कॉन्सेप्ट डाल रहे हैं कि मे बी बिंदी या जो डेकोरेशन है वो माँ से रिलेटेड है, और पैसा यानी जो हम अर्निंग करा रहे हैं वो पापा से रिलेटेड है। तो वो नहीं होना चाहिए। अब जो हमारे सॉन्ग्स हैं, रिडल्स हैं, हम बच्चों को जो भी चीज सिखाते हैं वो हम ये सेंसिटिव होकर सिखाते हैं कि आगे के लिए हम उनकी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, और हमारे शुरू से जो कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए वो उनको स्टीरियोटिपिकल ना बनाएं। तो जो जॉब्स हैं वो आदमी औरत की अलग नहीं है, बल्कि हर कोई हर नौकरी कर सकता है, हर रोल को पूरा कर सकता है। ये चीज हमको स्टार्टिंग से ही उनके अंदर डालनी है। तो सॉन्ग्स और राइम्स भी एक बहुत अच्छा जरिया है जिसके थ्रू लैंग्वेज डेवलपमेंट, प्री रीडिंग और राइटिंग स्किल्स की तरह हम यूज करते हैं। स्टोरीज हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसमें हम चिल्ड्रन लिटरेचर पढ़ेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि स्टोरीज कितनी टाइप की होती हैं। बहुत सारी फिक्शन स्टोरीज होती हैं, कुछ फेरी टेल्स होती हैं, कुछ रियलिस्टिक बेस्ड होती हैं, कुछ नेचर बेस्ड होती हैं। तो स्टोरी भी कई टाइप्स की होती हैं। तो हम डिफरेंट टाइप की स्टोरीज भी बच्चों को सुना सकते हैं जिससे उनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, लैंग्वेज स्किल्स हैं, वो अच्छे से डेवलप होती हैं। तो उनके टाइप्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। Riddle. Some riddles can be used for enhancing language skills. You can make up riddles like I have a long trunk, I am big and grey, who I am. तो riddles क्या है, आपकी जो छोटी छोटी पहेलियां होती हैं। तो इससे लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है, और हम कह सकते हैं कॉग्निटिव जो उनकी स्किल्स हैं वो भी अच्छे से डेवलप करती हैं। तो छोटी छोटी पहेलियों के फॉर्म में हिंदी, इंग्लिश, जो भी भाषा का हम प्रयोग करें वो कर सकते हैं, और बच्चों के साथ रिडल्स हम खेल सकते हैं जिससे वो इंजॉय करते हैं। पिक्चर रीडिंग अभी हमने डिस्कस ही किया कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो जो भी शब्द उनको हम नया सिखाते हैं, जब तक वो उसकी फोटो नहीं देखते, पिक्चर नहीं देखते, उनकी अंडरस्टैंडिंग उसकी जो है वो इतनी हम कह सकते हैं उसको रिकैप्चुलेट नहीं कर पाते, ध्यान में नहीं रख पाते। तो पिक्चर रीडिंग हमें स्पेशली करानी चाहिए, इसीलिए बच्चों की जो किताबें होती हैं वो पिक्चर्स से भरी होती हैं, उसमें पिक्चर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसी किताबें जिनमें खूब सारी पिक्चर्स हो वो हमें बच्चों को देनी चाहिए और रीड करानी चाहिए रेगुलरली। एक्टिविटीज फॉर फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन, अब जो लिखने की एक्टिविटी है हमने आपसे डिस्कस किया, उसके लिए जो हाथों की मसल्स हैं, फाइन मसल्स, वो जब तक स्ट्रांग नहीं होगी, पेंसिल या क्रेयॉन पे उनका ग्रिप नहीं आएगा, वो राइटिंग स्किल्स अच्छी कर नहीं पाएंगे। तो राइटिंग सिखाने के पहले जो एक्टिविटीज होती हैं वो ये इसी से रिलेटेड होती है। तो जो हम कलरिंग कराते हैं ना, चित्र बच्चों को देते हैं कि इसके रंग भरिए, पहले हम देखते हैं बच्चा बाहर निकाल देता है, फिर धीरे धीरे सिखाते हैं बाउंड्री के अंदर रखना है। तो धीरे धीरे जो उसका ग्रिप है, फाइन मसल्स हैं हाथ की, वो स्ट्रांग होती हैं। तो जितनी भी चीजों में हमारी फाइन मसल्स हमने डिस्कस किया था,
है ना, चाहे वो ब्लॉक्स बनाना है, चाहे क्ले से खेलना है, चाहे फिगर्स को कलर करना है, ये सब हमारी प्री राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत आएंगी। तो एक्टिविटीज फॉर आई हैंड कोऑर्डिनेशन, दूसरा हमने डिस्कस किया कि जो आंखें और हाथ हैं उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए हम कुछ एक्टिविटीज करा सकते हैं। एग्जाम्पल है